बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एबी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामाजिक विज्ञान विषय के पार्ट 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके प्रश्नोत्तरों पर आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, स्मार्ट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए करो, यानी कि हमें इसमें जोड़ियां बनाना है। ठीक है, पहले आप देखेंगे एक सेक्शन दिखेगा आ और दूसरा सेक्शन आपको दिखेगा बा का। तो आ सेक्शन में हमारे पास क्या है, कुछ विकल्प लिखे हुए हैं, और बा सेक्शन में भी हमारे पास क्या है, कुछ और विकल्प लिखे हुए हैं। जोड़ियों को हम यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है, देखिए आ में हम चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी आखेट तथा संग्रहण। सबसे पहले आप उत्तर को देख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाद में इसका डिटेल में कैसे उत्तर है, क्या है, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मगध। तो मगध में देखिए, मगध ये था पहला बड़ा राज्य। ठीक है, इस तरीके से ये राज्य लिखा हुआ है यहाँ पर, गलती से ये रद्द हो गया है, ये राज्य है, राज्य। ठीक है, तीसरा देखिए गारो पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ यहाँ आरंभिक कृषि की गई थी, खेती की गई थी शुरुआती दौर में, इसलिए ये आरंभिक कृषि इसका उत्तर होगा। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों पर प्रथम नगर सभ्यता या प्रथम नगर बसे थे, इसीलिए इसका उत्तर होगा चौथा प्रथम नगर। अब अगला विकल्प है गंगा घाटी। तो गंगा घाटी, इसका विकल्प होगा दूसरा ऑप्शन, लगभग 2500 वर्ष की पूर्व के नगर। देखिए क्या था, अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी जो है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता है। नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, घाटी सभ्यता और नदी घाटी सभ्यता क्या होती है। देखिए, नदी घाटी सभ्यता जब भी कोई नया शहर या नया स्थान किसी नदी के किनारे बसता है, वहां लोग रहने लगते हैं, खेती करने लगते हैं, एक नगर बस जाता है, नगर योजना हो जाती है, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है नदी घाटी की सभ्यता। ठीक है, एक होती है साधारण सभ्यता और एक होती है नदी घाटी की सभ्यता। साधारण जो सभ्यता होगी, यानी कि साधारण शहर जो होगा, ये किसी नदी के किनारे नहीं बसा होगा, ये साधारण रूप से बसा हुआ होगा। और जो नदी घाटी की सभ्यता होगी, वो प्रायः सामान्य रूप से किसी नदी के किनारे बसी हुई होती है, इसीलिए इस सभ्यता को नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक, दूसरा विकल्प था मगध के बारे में। देखिए मगध से क्या था, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का वर्णन इतिहास के हमारे सब्जेक्ट में मिलता है। 16 महाजनपद। मगध जो था इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक जनपद था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे गारो पहाड़ियां। ठीक है, तो खासी एवं गारो, अगर हम हिमालय के क्षेत्र में बात करते हैं तो खासी व गारो, ये दो पहाड़ियां हैं जो स्थित हैं। तो ये वो गारो पहाड़ियां है जिस गारो पहाड़ी पर सबसे पहले पहला राज्य स्थापित हुआ या पहला बड़ा राज्य स्थापित हुआ। अगला देखेंगे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सिंधु जो है ये नदी क्या है और किस तरीके से। देखिए सिंधु नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी
नदियों में से एक। ठीक, कुल लंबाई की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 3610 किलोमीटर लंबी है। यानी कि जब ये अपने उद्गम स्थल से, यानी कि जहां से ये निकलती है और जहां तक का ये सफर तय करती है, अंत में जाकर के जहां मिल जाती है, गिर जाती है, वो क्षेत्र 3610 किलोमीटर की कुल यात्रा का होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी सहायक नदियां जो होती हैं, इसकी 5 सहायक नदियां हैं जिन्हें पंजाब राज्य में पंचनदा के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी हैं देखेंगे। सबसे पहली है व्यास, व्यास के बाद है रावी, रावी के बाद है चिनाब, चिनाब के बाद है झेलम, झेलम के बाद है सतलुज। ठीक है, इतना। चलिए अब अगला देखते हैं, गंगा घाटी की बात करते हैं। ये गंगा है, बेसिकली गंगा लिखा हुआ है। ये गंगा घाटी से क्या मतलब है या गंगा घाटी का क्या मतलब है? देखिए, गंगा घाटी का मतलब है एक नदी घाटी परियोजना से दोबारा से। ठीक है, गंगा घाटी परियोजना जो थी उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में इसके अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, सहारनपुर जिले में, देखिए उत्तर प्रदेश में सहारनपुर करके एक जिला है। ठीक है, उस जिले में इस गंगा घाटी के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इसी गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगरीय सभ्यता जो थी, उस नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ये गंगा घाटी वाला क्षेत्र कहाँ आता है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में स्थित है। चलिए अब आगे प्रश्न को हम समझ लेते हैं। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि पांडुलिपि और अभिलेख, ठीक है, दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती है, ठीक है, जबकि अभिलेख जो होते हैं ये प्रायः चट्टानों, पत्थरों, गुफाओं, खंभों पर उकेर कर लिखे जाते हैं। अब उकेर कर कैसे लिखे जाते हैं? जैसे अगर हम किसी पत्थर को तराशें ठोक ठोक कर, जैसे आजकल आपने देखा होगा किले में जाते हैं किला घूमने के लिए, तो वहां लोगों के नाम लिखे मिलते हैं किले की दीवारों पर। ठीक उसी तरीके से अभिलेखों को प्राचीन भारत के में लिखा जाता था। प्राचीन भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे आगे की बड़ी क्लासों में जाकर के, तो वहां पर आपको अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलेगी कि अभिलेख किस तरीके से लिखे जाते थे। अब पांडुलिपियां क्या थी? पांडुलिपियां नरम सतह होती थी, नरम सतह, जैसे कि ताड़ के पत्ते हुए और पेड़ों की छाल हुई। ठीक है, इन पेड़ों की छाल पर कोई भी व्यक्ति हाथों से लिखा करता था, अपने हाथों के इस्तेमाल से। ठीक है, आप कीजिएगा, अपने हाथों के इस्तेमाल से लिखा करते थे। तो उस लिखी हुई शैली को हम क्या कहते थे? पांडुलिपि के नाम से जानते थे। पांडुलिपि यानी कि मनुष्य के द्वारा अपने हाथ से लिखी गई लिपि। ठीक है, और अभिलेख का क्या मतलब होता था? अभिलेख जो लिखे जाते थे ये कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। सतह का मतलब होता है जगह। जैसे कि अगर हम अपने हाथ की बात करते हैं तो ये हाथ हमारा कैसा है? ये नरम सरफेस है या नरम सतह है। अगर इस स्मार्ट बोर्ड की मैं बात करता हूँ तो ये जो ग्लास लगा हुआ है ये कैसा है? कठोर सतह है। तो ऐसे ही पत्थर जो होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं ये कठोर होती हैं और इनकी सतहों पर लिखा जाता है, तो उसे हम कठोर सतह बोलते हैं।
होते हैं, जैसे कि चट्टान है, पत्थर गुफाएं हैं, कई जगह खंबे लगे होते हैं, आपने देखा होगा अगर आप ताजमहल देखने जाएंगे तो बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं, उन खंभों के ऊपर पूरा विवरण लिखा हुआ है कि ये स्मारक या ये जो दीवार है ये इन राजाओं ने बनाई थी और इतने समय तक बनाई थी, इसको बनने में इतना इतना समय लगा था और इसके बनाने का जो डिजाइन है वो इस तरीके का। ठीक है, चलिए तो मुख्य रूप से पांडुलिपि और अभिलेखों में क्या अंतर है? पांडुलिपियां नरम सतहों पर लिखी जाती हैं, जैसे कि पत्ते हो गए, ठीक है, पेड़ की छाल हो गई, भुज हो गए, ठीक है। और अभिलेख कहाँ लिखे जाते हैं? कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं, जैसे कि आपकी चट्टानें हो गई, ठीक है, पत्थर गुफाओं और खंभों की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों पर भी लिख दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। देखिए रशीदा क्या जानना चाहती थी, सबसे पहले इस बात को समझिए। रशीदा यह जानना चाहती थी कि 100 साल पहले क्या हुआ, हम इसको किस तरीके से जान सकते हैं। कोई चीज जो 100 साल पहले होके खत्म हो चुकी है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो इसको जानने के 3 मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहली चीज प्राचीन ग्रंथ पढ़ेंगे हम और पुस्तकों को पढ़ेंगे। उन प्राचीन ग्रंथों को और पुस्तकों को पढ़ने के बाद हमें 100 साल पहले क्या हो चुका है उसकी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है और आसानी से हमें मिल जाएगी। दूसरी चीज है पांडुलिपियों और अभिलेखों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 100 साल पहले जो लोग थे उन लोगों ने अपने हाथ से पांडुलिपियों को लिखा। पांडुलिपियां क्या चीज थी? पांडुलिपियां थी नरम सतह पर लिखी गई, हाथ से लिखी गई कारीगरी, ठीक है, उसको हमने पांडुलिपि कहा। ऐसे दस्तावेज जो नरम सतह पर हाथ से लिखे गए, किसके? इंसानों के हाथ से लिखे गए, उसको हमने पांडुलिपि बोला। और अभिलेख जो थे ये पत्थरों पर लिखे गए, यानी कि कठोर सतहों पर लिखे गए थे हाथों से। तो प्राचीन समय में क्या होता था, जो 100 साल पहले जो लोग हुआ करते थे वो हाथों पे भी लिखते थे और पत्थरों पर भी लिख देते थे। तो अभिलेख पांडुलिपियों को और अभिलेखों को पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि 100 साल पहले कौन सी घटना घट चुकी है और कौन सी घटना किस तरीके से घटी थी, इसका क्या प्रभाव उस समय पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा, प्राचीन खंडहरों और इमारतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब हम एक छोटी सी चीज जानते हैं कि ताजमहल जो है हमारा एक ऐतिहासिक इमारत है और पुरातात्विक इमारत है। तो 1632 में 1632 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। तो 16वीं सदी की जो जानकारी है, 16वीं सदी की जानकारी वो आज हम कब ले रहे हैं? 2023 में। किस चीज से ले रहे हैं? ताजमहल को देख करके। ठीक है, हमें ये नहीं मालूम कि 1632 में क्या हुआ था, ठीक है, किस तरीके से कौन सी इमारत बनना चालू हुई थी। आज हम 2023 में जानते हैं कि ताजमहल एक इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे ही प्राचीन खंडहरों की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन खंडहरों में हम जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में कई प्राचीन खंडहर मौजूद हैं जिनसे इतिहास की जानकारी या 100 साल पहले कौन सी घटना हो गई है इसकी जानकारी हमको मिल जाती है। अच्छा, 100 साल पहले जो घटना घटी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हमारा अतीत। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हमारा अतीत। अतीत या इतिहास। ठीक है, आज हम जो सामाजिक विज्ञान में पहला चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे,
ये मुख्य रूप से इतिहास का ही पाठ है, इतिहास विषय का ही पाठ है जो कि सामाजिक अध्ययन के भाग में मौजूद है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 कहता है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। आइए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है वस्तु, इमारतों के अवशेष। तो इमारतों के अवशेष जो हो सकते थे वो काय काय के बने हो सकते थे, ईंट के भी बने हो सकते थे और पत्थर के भी बने हो सकते थे। कई इमारतें ऐसी हैं जो प्राचीन समय में बनाई गई, पुराने समय में बनी गई, उनमें ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ। जैसे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु भी बने हो सकते हैं सिक्के, चांदी के भी बन सकते थे और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सोने के भी बने हो सकते थे। तो बनते थे। अब सोने के अलावा भी कौन सी धातु थी जिससे सिक्के बनाए जाते थे? तो मिश्रित धातुआं थी, मिश्र धातुएं। इन मिश्र धातुओं में से किन्हीं भी दो धातुओं को मिला करके एक मिश्रित करके मिश्र धातु बनाई जाती थी और उसके भी सिक्के बन जाते थे। अब हम तीसरा देखते हैं, चित्र और मूर्तियां। तो चित्र कहाँ बनते थे? चित्र पहले पत्थरों पर बनाए जाते थे या गुफाओं की दीवारों पर बनाए जाते थे। ठीक है, अब चौथा है हथियार। तो प्राचीन समय में इतिहासविदों ने जब सभ्यताओं को खोजा तब उन्हें क्या जानकारी मिली कि जो हथियार बनाए जाते थे पत्थर के बनाए जाते थे, और जब पत्थर के बाद धातु का आविष्कार हो गया, धातु को समझ लिया आदि मानव ने, तब धातु के भी हथियार बनाने लगा अपने शिकार या खेत के लिए। ठीक है, आगे चलिए। आभूषण। आभूषण किसे कहते हैं? जो घर में मम्मी लोग ज्वेलरी पहनती हैं, आजकल पहनती है गोल्ड की, सिल्वर की, तो वो उसको बोलते हैं क्या? आभूषण। ठीक है, तो आभूषण पहले पत्थर के भी बनते थे, धातु के भी बनते थे, फिर कई कई सभ्यताओं में लकड़ियों का भी वर्णन है, सीप का भी वर्णन है। अब ये सीप क्या होती है? सीप समुद्र किनारे आपने देखा होगा शेल होती है छोटे छोटे। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे बीच में देख के बोलते हैं घोंगा। ठीक है, तो घोंगा नहीं होता, वो सीप होती है। ठीक है, उसे ही सीप बोलते हैं। अगला देखिए, औजार। औजार पत्थर के भी होते हैं और धातु के भी होते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो पत्थर की बनी हो सकती हैं? सबसे पहला, औजार पत्थर का बना हुआ हो सकता है, आभूषण पत्थर के हो सकते हैं, हथियार पत्थर के हो सकते हैं, चित्र मूर्तियां पत्थर की हो सकती हैं, और इमारतों के जो अवशेष हैं ये पत्थर के हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 2, 3, 4, 5, ये 5 चीजें ऐसी हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, जो कि पत्थर की बनी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न कहता है कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? ठीक है, तो देखो क्या होता था बच्चों लोग, पहले के समय में, प्राचीन समय यानी कि कौन सा समय? पुराना समय, सालों पहले का समय, 100, 200, 300 सालों पहले का समय। उस समय में अपनी विधियों का जो लेखा जोखा रखते थे साधारण स्त्री पुरुष, परंतु अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि ये संभव है कि इतने समय पहले लिखाई पढ़ाई का आविष्कार ही न हुआ हो, लिपि का ही आविष्कार न हुआ हो, कोई लिखना पढ़ना ही नहीं जानता हो। तो जो लोग थे, जो स्त्री और पुरुष थे, वो स्त्री पुरुष कैसे हो? पढ़े लिखे ना हो। ठीक है, जब उनके पास पढ़े लिखे ना होंगे तब वो अपना लेखा जोखा कैसे रख सकते हैं? लेखा जोखे का मतलब होता है कितना हमने खर्च किया, कितना हमने कमाया। ठीक है, आज हमने कौन कौन से काम किए, कहाँ कहाँ गए। ठीक है, और हमने अपने सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाया, इन सारी बातों की जो जानकारी मिलती है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रखते हैं, उसको लेखा जोखा बोलते हैं। ठीक है, हिसाब किताब। अब एक चीज और हो सकती है
कि शायद उनके पास जो आय के साधन हो ना वो सीमित साधन हो। अब आय से क्या मतलब होता है? आय के साधनों से, आय के साधनों से मतलब होता है पैसा कमाने के सोर्स या माध्यम। ठीक है, ठीक है। जैसे पापा लोग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, सुबह जाते हैं, शाम में लौट करके आते हैं, तब उनको जा करके सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है महीने के एंड में, तो वो उनका जो काम करने जाते हैं वो क्या है? उनका आय का स्रोत होता है, ठीक है, या आय का साधन होता है। चलिए, तो इस प्रश्न में क्या है कि हो सकता है वो पढ़े लिखे ना हो, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास क्या है? आय के जो साधन है वो सीमित हो, जिससे वो क्या करते हो? इन कार्यों में रुचि न लेते हो। मान के चलो अगर किसी के घर की इनकम 500 रुपए है, तो वो आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वो कैसे रख लेंगे? अगर वहां पे कोई पढ़ा लिखा ही नहीं हो तो उनको पता ही नहीं है कितने रुपए हमने कहाँ खर्च किए, ठीक है, इसलिए वो अपने आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो नहीं रख सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता। तो देखो, सबसे पहली बात तो बच्चों क्या है? राजा का जो जीवन होगा वो कैसा जीवन होगा? अच्छा जीवन होगा, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते होंगे, है, राजा के पास बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, राजा को काम कम करना पड़ता होगा, ठीक है, राजा का घर बहुत बड़ा होगा, राजा का सोने की जगह बहुत बड़ी होगी, हजारों नौकर चाकर उसके आगे पीछे होंगे, खाना खिलाने वाले, सुलाने वाले, सारी चीज़ों को देखने वाले। अब किसान की अगर हम बात कर लें तो किसान क्या होता है? किसान खेती करने वाला एक मजदूर होता है, जिसे मेहनत करनी होती है। राजा को मेहनत नहीं करनी होती, किसान को क्या करनी होती है? मेहनत करनी होती है। खेत में जाएगा, हल चलाएगा, फसल को बोएगा, फिर फसल को पानी लगाएगा, फिर फसल की रखवाली करेगा, ठीक है, उसके बाद खाना भी खुद ही घर से बना के खाना होता है। तो अगर हम दोनों के बारे में, जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें 2 बातें पता चलती है। पहला बिंदु कौन सा है कि राजा का काम क्या है? अपने शासन को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है, और अपने राज्य का विस्तार करना। अब शासन को चलाना मतलब ऐसे एक बड़ी सेना को रखना, उस सेना के माध्यम से दूसरे राजाओं पर या दूसरे राज्यों पर क्या करना? आक्रमण करना। अगर कोई दूसरा राजा आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण को झेलना, अपने राज्य को बचाना, राज्य में जितने लोग रह रहे हैं उन पर टैक्स लगाना, उनसे पैसा लेना, और नए नए राज्यों पर जाकर के आक्रमण करना और अपने राज्य को बढ़ाते जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं राज्य का विस्तार करना। विस्तार का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना या फैलाना। यहां लिख देता हूं मैं, फैलाना, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब दूसरा क्या है? जबकि किसान की अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, किसान का काम क्या होता है? किसान का काम होता है खेतों में काम करने का। किसान खेत में मेहनत करता है, मजदूरी करता है, फसल को पैदा करता है, पानी लगाता है, फिर बरसात से उसकी रक्षा करता है। रक्षा करने के बाद जब वो फसल पक जाती है तो उसको काटता है, सुखाता है, फिर आपके घर तक पहुंचाता है। तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो राजा का जीवन कैसा हो गया? वैभवपूर्ण हो गया, और कैसा हो गया? आरामदायक हो गया। वैभवपूर्ण का मतलब होता है ऐसा जीवन जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद हो, सारी सुख सुविधाएं मौजूद हो, ठीक है, सारी सुख सुविधाएं मौजूद हो, अच्छा अच्छा खाने को मिले, खुद से खाना ना निकालना पड़े, नौकर चाकर लगे हो ले ला करके आपको दे खाने के लिए, हर दिन अच्छा खाने को मिले, अच्छे अच्छे पलंग पर सोने को मिले। ये सारी चीजें जो है
ऐसी जो जिंदगी है उसको बोलते हैं वैभवपूर्ण, जिसमें बहुत चमक हो, बहुत विलासिता हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजों का मिश्रण हो। ठीक है, तो राजा का जो जीवन कैसा होगा? वैभवपूर्ण होगा और आरामदायक होगा। जबकि किसान का जीवन कैसा होगा? परिश्रम करने का होगा। किसान का जीवन परिश्रम करना का, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करने का। ठीक है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि किसान को क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद कई चीजों से अपनी फसल को बचाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, पानी न गिर जाए, कोई जानवर आकर के उस फसल को खराब ना कर दे। अगर किसी जानवर ने आकर उस फसल को खराब कर दिया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, फिर आपके घर तक वो फसल नहीं पहुंचेगी, तो आप किसान को पैसा नहीं देंगे, मंडी में किसान को पैसा नहीं मिलेगा, तो वो फिर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उसका जो जीवन है वो बहुत मेहनत भरा होता है। राजा का जो जीवन है बहुत आसान जीवन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से इस पार्ट 1 क्या, कब, कहां और कैसे, इस पार्ट का समापन होता है। इस पार्ट के सारे प्रश्नोत्तर हम लोगों ने आज कर लिए हैं। कोशिश करेंगे कि आगे चल करके आपको दूसरे चैप्टर्स लेकर के आए, दूसरे पार्ट लेके आए, पार्ट को समझाएं, उनके प्रश्नोत्तरों को और अच्छी तरीके से समझाएं। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा, खूब सारी मस्ती कीजिएगा अपने घर पर। ठीक है, उसके तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे। एबी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।